Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 15 November 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इजराइल आर्मी सेज इट हैज सीज्ड हमास पार्लियामेंट इन गाजा. यहाँ पर इजराइल आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि दे हैड कैप्चर्ड गाजा's पार्लियामेंट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रन बाय हमास इन गाजा सिटी. गाजा सिटी में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे विच वर रन बाय हमास, उसको क्या किया है, इजराइल आर्मी ने कैप्चर्ड कर लिया है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि Hamas Parliament, the government building, the Hamas police headquarters and engineering faculty that serve as an institution for the production and development of weapons, the army said in the statement. तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके वहाँ के हमास पुलिस हेडक्वार्टर था और इंजीनियरिंग फैकल्टी थी जो कि प्रोडक्शन करती थी और डेवलपमेंट करती थी वेपन्स का, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलिट्री ने क्या किया है, इजराइल मिलिट्री ने मतलब कि टोक ओवर कर लिया है वहाँ पर और उसे कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया है. ओके, अब तक हम देख रहे हैं कि इजराइल अटैक में अब तक 11,200 से भी ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है. अकॉर्डिंग टू गाजा अथॉरिटी ये यहाँ पर नंबर पेश किए जा रहे हैं. अब फर्दर हम देखते हैं ये इशू कहाँ तक आगे बढ़ता है और इसके बारे में आपको अपडेट मिलती जाएगी. आगे बढ़ते हैं. आगे पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू. इसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू जी थे. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है. Now, second statement is saying the first Muslim president of Indian National Congress was बाबरुद्दीन त्याबजी. तो इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए पहले स्टेटमेंट में हमने ये पूछा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई है और सेकंड में है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यहाँ पर डीपीएसपी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. यहाँ पर जो भी डीपीएसपी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या स्पेल आउट कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, कि एक कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग द प्रोविजन कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स हैं अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. ओके, सो बिकॉज दे आर नॉट इनफोर्सेबल बाय कोर्ट. तो इसमें से क्या दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है या फिर एक करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है या फिर सिर्फ एक करेक्ट है. तो जितने भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. तो पहले वीडियो को पॉज करें, देन क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. वीडियो के एंड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑल अरेंजमेंट्स इन द प्लेस एट सबरीमाला फॉर डिवोटी. अब आप सभी को ये सबरीमाला का केस यहाँ पर पता होगा. इसकी जजमेंट कब आती है, 2018 में आती है. इसमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सबरीमाला ये इशू आ गया है इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं. तो सबरीमाला कहाँ पर है, केरल में है. ये किसका टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल सबरीमाला. इसमें ये कहा जा रहा है कि अब ये क्या होगा, थर्सडे को इसका सीजन आ गया है इसे ओपन करने का. अब सबरीमाला का केस क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो ये पुराना टॉपिक है बस स्टिल हम इसे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. सबरीमाला में एक्चुअली ये था कि जो सबरीमाला ये टेम्पल थे इसके जो डीटी थे है ना, डीटी एक तरीके से जो जहाँ वहाँ के जो आइडल हैं जो अयप्पा भगवान जी आप ऐसा कह सकते हैं, तो वो कैसे हैं, एक ब्रह्मचारी हैं. इसलिए यहाँ पर 10 से लेकर
50 ईयर्स तक की जो विमेन है, जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती। ये था, ठीक है, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं थी। तो ये पूरा केस जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन इसे अलाउ कर देता है कि यहाँ पर विमेन की एंट्री होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें पहले हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी जो प्रैक्टिस है वो एक इसेंशियल प्रैक्टिस है किसी भी रिलीजन की या फिर नहीं है। तो इसेंशियल प्रैक्टिस का ये पहला, दूसरा टॉपिक किसका आ जाता है आपका, इसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें से क्या आ जाता है आपका टॉपिक निकल के, इसेंशियल प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें एक पहला आपका सबरीमाला वाला केस आ जाता है, सबरीमाला। सेकंड आपका ये ट्रिपल तलाक वाला केस आता है, ठीक है। थर्ड इसमें जो आपका हम ये बुरखा वाली बात कर रहे थे वो आता है। फोर्थ अभी जो ज्ञानवापी यहाँ पे जो टेम्पल का इशू चल रहा है वो वाला इशू भी आ जाता है, केस आ जाता है। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं जो राम मंदिर टेम्पल है, ठीक है, इसका भी इशू यहाँ पे इसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जो इसेंशियल प्रैक्टिस के अंडर में आते हैं। अभी इसेंशियल प्रैक्टिस क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। द इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन ओज इन इट्स एग्जिस्टेंस टू अ स्पीच मेड बाय B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है, डॉक्ट्राइन, ये कब आता है, जब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, अम्बेडकर वॉज स्ट्राइविंग टू डिस्टिंग्विश द रिलीजियस फ्रॉम द सेक्युलर by arguing that the state should be allowed to intervene in matters that are connected to religious but are not intrinsically religious। तो मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो रिलीजियस के लिए तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उससे क्या मतलब कि प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, इन सारी चीज़ों पर भी हमें फोकस करना चाहिए। सो इन 1954 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द शिरूर मुत्त केस that the religion will cover all rituals and practices integral to a religion. The test to determine what is integral is termed as a essential religious practices test. तो यहाँ पर 1954 में सुप्रीम कोर्ट का एक शिरूर मठ केस आता है, जिसमें उन्होंने जो रिलीजियस है उन्होंने ये कहा कि उस रिलीजियस में कितने जो प्रैक्टिस है, इंटीग्रल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, और उसी इंटीग्रल प्रैक्टिसेस को हमने क्या कहा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर कहा। उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, कौन सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर फोकस किया जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये सबरीमाला श्री धर्मा शास्त्र टेम्पल, ये कहाँ पर, एक हिंदू, ये बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है। ये आपका केरला डिस्ट्रिक्ट, मतलब केरल स्टेट में आपका यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, सो इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स की बात की जाती है, इसमें जो टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है आपका अयप्पा, इसको शास्त्र एंड धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आज के एडिटोरियल सेक्शन में आपको ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा, ये गाजा से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे बिहार में जो कास्ट हुआ है और सोशल जस्टिस एजेंडा है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रही। तो यहाँ पे पूरा जो पॉलिटिक्स है वो आपकी इन्वॉल्व है, तो हमें उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आर्टिकल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्च एंड सीजेस। अब देखिए आपके पास बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे ऐसे कि जिसमें जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर किसी ने ऐसा कहा, एलिगेशंस लगा दिए, कुछ एलिगेशंस लगा दिए कि ये क्या है, इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। तो उस बेसिस पर क्या होती है, रेड पड़ जाती है, उनके ऊपर क्या हो गई, रेड पड़ गई, और यहाँ पर उनकी पूरी जांच पड़ताल होने लगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो लगी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में हमने ये देखा कि उनके जो मोबाइल फोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी सीज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जर्नलिस्ट है और जो भी जहाँ पर अभी अभी रेड पड़ा है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि ये जो अनफ्लेटेड पावर ऑफ सीज है, जो डिवाइसेस को वो सीज कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन है, लैपटॉप है और भी अदर चीज़ें हैं, इनको वो सीज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनकी जो प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। आर्टिकल जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 20 का भी यहाँ पे वॉल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूशन हो रहा है। कैसे वॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरा डेटा हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हियर यू विल सी, इफ अ जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैन बी सीज्ड एंड देयर डेटा एग्जामिन्ड ऑन द फ्लिम्सी ग्राउंड ऑफ एलिगेशंस, इट कॉम्प्रोमाइजेस सोर्स एंड इम्पीड न्यूज़ प्रोफेशनल्स। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ एलिगेशंस के बेसिस, फ्लिम्सी एलिगेशंस के बेसिस पर यहाँ पर उनका जो डिवाइस उसको सीज किया जाता है और उनका पूरा डेटा यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो सोर्स है उसको वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और उनकी जो एबिलिटी है जॉब की वो भी क्या हो रही है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो इन दिस वे इट इम्पिंजेस
ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ऑल्सो स्ट्राइक एट द राइट टू लाइवलीहुड ऑफ जर्नलिस्ट। तो ये क्या कर रहा है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको इम्प्रेंच कर रहा है और साथ साथ जो राइट टू लाइवलीहुड ऑफ जर्नलिस्ट है उसको भी ये स्ट्राइक कर रहा है। सो एट डिजिटल डिवाइसेस हैव बिकम द क्रिटिकल टूल्स ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस आज के टाइम पे क्या बन गए हैं, प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। और वहां पर क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो पूरा डेटा होता है कई बार हम अपने फोन में कलेक्ट करके रखते हैं या फिर जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उसमें हम कलेक्ट करके रखते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो पर्सनल डेटा है वो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है और साथ साथ उस कंपनी का कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी आप क्या कर रहे हैं, उसे भी आप सीज कर रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट, और वो भी आप विदाउट वारंट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि कुछ एलिगेशंस लगा दिए गए और आपने उस एलिगेशन के बेसिस पर, ना तो आपके पास यहाँ पर कोई वारंट है, ना तो जुडिशियल वारंट है, ना ही कोई ऐसा आपके पास परमिशन है, और आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा सीज और रेड यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये डायरेक्शन दिए हैं, यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप गाइडलाइंस फ्रेम करिए और जो भी मीडिया प्रोफेशंस हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है विद रिगार्ड टू द सीज ऑफ देयर डिजिटल डिवाइसेस टाइमली। फर्स्ट स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप है, विदाउट वारंट आप किसी के घर में कोई भी डिवाइसेस उनकी सीज नहीं कर सकते हैं और ना तो उनके घर में रेड कर सकते हैं। तो पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए, जुडिशियल यहाँ पर वारंट की जरूरत होगी। साथ साथ यहाँ पर जुडिशियल वारंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक गाइडलाइंस फॉर्म करनी होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, जो मीडिया प्रोफेशनल्स है उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर से ये पूरी तरीके से हटता जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। ये किसकी बात करता है, यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में यहाँ पर जो एविडेंस होता है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ इसमें आपके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जांच पड़ताल की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपसे पूछताछ यहाँ पर की जा सकती है, या फिर कुछ सैंपल लेना हो तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट जैसे कि डिवाइस में अगर मुझसे रिलेटेड कोई डेटा है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर खराब कर सकती हूँ। सो इन इंडिया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द defendant has a right to against self incrimination though witnesses are not offered the same protection। यहाँ पर जो witnesses हैं उनके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट जो डिफेंडेंट है उसके पास ये राइट है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहाँ पर कर सकता है। तो इसमें क्या है, defendant must be informed of the rights before meaning any statement which can be incriminate him or her। defendant cannot be compelled to give any statements। यहाँ पर defendant कोई भी statements मतलब compel नहीं कर सकते आप उसे कि वो कुछ statements यहाँ पर दे। in the event that the defendant has been pressured into giving an statement that is self incriminating it would not be acceptable in the court of law। कि अगर यहाँ पर हमने क्या किया, डिफेंडेंट को प्रेशराइज किया, उससे आप नॉर्मली पूछ सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा थर्ड डिग्री का यूज़ किया जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट्स यहाँ पर निकलवाई जाती हैं। तो अगर प्रेशराइज करके ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे कोर्ट में ये जो आपका स्टेटमेंट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है। ये आर्टिकल कई बार न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द इकोनॉमी ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वर्क। अब इसमें एक्चुअली ये हुआ है कि अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी जिसको हम कहते हैं बैचले पार्क समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि जिसमें एलॉन मस्क थे और ऋषि सुनक जो आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनक, इन सब की यहाँ पर एक तरीके से पूरी समिट हुई थी। इसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सेल्फ अवेयरनेस बनाकर रखनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, उसको वो रिप्लेस कर रहा है। आपकी कई बार जॉब्स होंगी उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी जो लेबर्स होती है उसका काम होता है, लेकिन धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तो उसने ये जो लेबर वाला जो है जॉब है ये ह्यूमन बींग्स को वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सो अ फ्यूचर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ वर्क इज वन वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम सेल्फ अवेयर। इफ सच फ्यूचर इज पॉसिबल हाउ वुड इकोनॉमिक रिलेशन बी ऑर्गेनाइज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जिसमें से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि फ्यूचर में विदाउट ह्यूमन बींग
कैसा यहाँ पर हमारी इकोनॉमी रिलेशन होगा। सो अंडर आवर करंट सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म द ओनली वे एन इंडिविजुअल कैन एक्सेस मटेरियल रिसोर्सेज सच एज फूड एंड शेल्टर इज थ्रू इनकम डिराइव फ्रॉम वर्क। यहाँ पर अभी हम क्या इंश्योर करते हैं, जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हम क्या करते हैं कि आपके पास चीप लेबर है, इसलिए उनको हम लेबर के साथ साथ अगर हम उन्हें काम देते हैं तो वो फाइनेंशियली क्या होंगे, यहाँ पर स्टेबल होंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमें उसे देखना होगा। हाँ, दूसरी कंट्री में मे भी ये पॉसिबल हो, उनके लिए इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, बट इसका जो फर्क है वो इंडिया जैसी कंट्री पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर ये सिस्टम आता है तो इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेस हैं, शेल्टर्स हैं, काम के कारण उनको जो इनकम मिलती है, अब इनको पैसे, जितने भी हमारे लेबर्स हैं उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये छोटी छोटी जॉब से मिलते हैं। लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी आपके रोबोट है इनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ों का जो एक्सेस है वो यहाँ से पूरी तरीके से हट जाएगा। इन सच अ सिस्टम अ वर्ल्ड विदाउट वर्क एम्प्लाइज अ वर्ल्ड वेयर इंडिविजुअल हु कैन नॉट फाइंड वर्क कैन नॉट एक्सेस बेसिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ऐसे वर्ल्ड में क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो ये जो बेसिक रिसोर्सेस है वो क्या कर पाएंगे, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब जब उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसे नहीं है तो उनकी जो बेसिक नीड्स है, फूड है, शेल्टर है, जो हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब जब उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पर आए, फिर गवर्नमेंट यहाँ पर वेरियस स्कीम्स लेकर आएगी जिसमें वो इतना आपको लोन देने की कोशिश करेगी, या फिर आपको बहुत सारी योजनाएं लेकर यहाँ पर आएगी। तो पूरी जो डिपेंडेंस एक तरीके से किसके ऊपर हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर हो जाएगी। सो देयरफॉर अ वर्ल्ड वेयर एआई इज अ सुप्रीम वुड नॉट बी अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बट अ वर्ल्ड विथ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, रेगुलेशंस रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहा जा रहा है कि अब वर्ल्ड जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड नहीं होगा, वो कैसा वर्ल्ड होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक अलग ही इंस्टीट्यूशन हमें दिखाई देगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज मोदी टू रिलीज पीएम किसान फंड टुडे अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने किसान फंड, जो आपका पीएम किसान फंड है, इसकी हम बात करते हैं, इसका 15th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम थी, इसका जो 15th इंस्टॉलमेंट है इसको रिलीज करने की बात की है। इसमें अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए कहा, आप सभी को पता होगा कि 5 स्टेट्स में आपके क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि एमपी, झारखंड, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। और जब से इलेक्शन की डेट, मतलब कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो इलेक्शन की जो डेट होती है उसको जब यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद से ऐसा हमने क्या बना के रखा है, क्या लग जाता है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अब इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक्चुअली ये होता है कि जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो उसके बाद से कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जो भी आपके मनी रिलेटेड स्कीम्स हैं, कोई भी स्कीम्स हैं, उसको यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह रिलीज नहीं कर सकती है, ये यहाँ पर है। तो अपोजिशन ने ये कहा है कि डेलिबरेटली गवर्नमेंट के द्वारा ये इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया जा रहा है ताकि वो क्या यहाँ पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसका क्या कर रहे हैं, वॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आपकी क्या होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गए। इसमें जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि हम ये जो पैसा रिलीज कर रहे हैं पीएम किसान निधि, ये जो आपकी स्कीम है इसके अंडर, वो हम इसलिए करें क्योंकि आज क्या है, 15th ऑफ नवंबर है, और 15th ऑफ नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द ट्राइब्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन वैल्यू ऑफ नेशनल प्राइड, वैल्योर एंड हॉस्पिटलिटी। तो इसमें उन्होंने कहा कि हम जनजाति गौरव दिवस को यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनके जो इफर्ट्स हैं कल्चर को, हेरिटेज को, और जो भी इंडियन वैल्यूज़ हैं, नेशनल प्राइड है, हॉस्पिटलिटी है, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्कीम के अंडर ये जो इंस्टॉलमेंट है ये एक्चुअली एक आपकी सेंट्रल स्कीम है
जो कि पूरी तरीके से किसके द्वारा रन की जा रही है, आपके सेंटर के द्वारा यहाँ पे रन की जा रही है। ये जो स्कीम है इसमें एक्चुअली ये ऐसा है कि 18,000 करोड़ रुपीस क्या किया जाएगा, अमाउंट हर फार्मर को 8 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा। और ये इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि हर महीने या फिर सॉरी, इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 2-2 हज़ार रुपये का इंस्टॉलमेंट होगा, जिससे भी क्या हो, जो भी आपके मार्जिनलाइज फार्मर है और छोटे छोटे किसान हैं वो क्या कर सके, अपलिफ्ट यहाँ पर कर सके। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि जो है इस फंड को हम टुडे इसका जो 15th इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट विद द व्यू टू ऑग्यूमेंट द इनकम ऑफ द फार्म फैमिलीज इन इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये क्या है, आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आपकी स्कीम है। ये स्कीम कब इफेक्ट में आती है, 1 दिसंबर 2018 को इसको इफेक्ट में लाया जाता है। इसमें मेनली क्या है, जो भी यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स हैं, है ना, उनके पास छोटा इनकम सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने उसके बेनिफिशियल के लिए जो छोटे छोटे यहाँ पे फार्मर्स हैं, किसान्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम को लॉन्च किया। सो द स्कीम एम to supplement the financial need of the farmers in producing various inputs to ensure proper crop health and appropriate yield commencement with our anticipated farm income। ओके, तो इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं फार्मर्स की हम बात कर लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। 2019 में यहाँ पर रिसेंटली कैबिनेट का डिसीजन आया है, जिसमें जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे उनका पूरा क्राइटेरिया निकाला गया और उस बेसिस पर उनको यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के बारे में देख लेते हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जैसे कि आप सबको पता है, जो ट्राइब्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है और जो भी इंडियन वैल्यूज़ हैं, नेशनल प्राइड को एक तरीके से उनका प्रमोशन करते हैं। तो इसलिए हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और 15 नवंबर 1857 को यहाँ पर जो मुंडा ट्राइब है छोटा नागपुर प्लेटू में, तो बिरसा मुंडा जी का यहाँ पर क्या है, जन्मदिन भी आता है, जैसे हम बर्थडे भी आता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जनजाति गौरव दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो देखिए, न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं तक थे, आगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो जितनी भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। हम इसका स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एनी बेसेंट। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, सरोजनी नायडू नहीं, यहाँ पे एनी बेसेंट आना चाहिए था, इसलिए आपका। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन की क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बोथ 1 और 2। तो प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो डीपीएसपी में प्रिंसिपल्स हैं वो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेल आउट करते हैं। सेकंड जो है आपका, ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ये क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं है। ओके, सो इसमें आपका बोथ 1 और 2 ये दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, तो आपको यहाँ से आप सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स आईएएस। तो ज्वाइन दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस, यहाँ पर आपको इसकी जो एनालिसिस की पूरी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, बट अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।